नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फोर्स ऑसिलेटर या फोर्स ऑसिलेशन का एक एग्जांपल, फोर्स एलसीआर सर्किट या ड्रिवन एलसीआर सर्किट। जैसे कि हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला जो एग्जांपल था एलसीआर सर्किट में, उसको जैसा हम लोगों ने देखा हुआ था, उसमें जैसा जैसा इक्वेशन निकाला गया था, जैसा कंसीडरेशन किया गया था, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। और बाकी जो स्टेप रहने वाला है वो फोर्स ऑसिलेशन के या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा रहने वाला है। तो इसमें आपको जो है वो कन्फ्यूज़न हो सकता है कहीं कहीं पे, इसीलिए आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है किसी भी पॉइंट पे, तो सबसे पहले आपको रिवीजन कर लेना है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला जितना भी टॉपिक उसके अंदर बताया गया था, रेजोनेंस, वेलोसिटी रेजोनेंस और वेलोसिटी रेजोनेंस के केस में जो फेज ऑफ द वेलोसिटी था उसको भी आपको जो है वो एक बार चेक करना पड़ेगा, ताकि जो है वो यहाँ पे जो भी किया जा रहा है वो सारा चीज़ आपको जो है वो क्लियर समझ में आए और हर स्टेप को जो है वो आप जो है समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, इन एलसीआर को यानी इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टर को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और उसको एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोगों ने क्या किया था कि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जो है वो बैटरी को निकाल दिया गया था। कैपेसिटर चार्ज जब हो जाता है तो उसको बैटरी को निकाल दिया गया था, उसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें क्या करता है, सर्किट में करंट और चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये करंट सप्लाई दिया है, बाहर से कुछ ईएमएफ, कुछ वोल्टेज दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे करंट जो है वो सप्लाई होते रहे। ऑसिलेशन, बेसिकली ऑसिलेशन करवाने के लिए हम लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस ये जो है फोर्स है, इसीलिए बाहर से कुछ जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे समझ के चलिए। जैसे हम लोगों ने मैकेनिकल वाला में देखा था, यानी कि जो फोर्स ऑसिलेशन हम लोगों ने देखा था उसमें क्या किया था, हम लोगों ने बाहर से एक फोर्स लगाया हुआ था जिसको हम लोगों ने माना था, बाहर से जो भी फोर्स लगाया जा रहा था उसको हम लोगों ने माना था F0 साइन पीटी। इतना फोर्स हम लोग जो है वो लगा रहे थे बाहर से। यहाँ पे बस ये टर्म बदलेगा, बाकी सारा चीज़ वही है, जो कंसेप्ट था कंसेप्ट वही है, बाकी यहाँ पे सिर्फ टर्म बदल रहा है। यहाँ पे एल आ रहा है मास के जगह पे, ठीक है। और वहाँ पे जो डैम्पिंग था वो डैम्पिंग का काम यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो बाकी सारा चीज़ वही रहेगा, जो भी डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन ये सारा चीज़ निकला हुआ था, ये सारा चीज़। तो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं और अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एल है, जो है वो क्या है, इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस और ये है एसी सप्लाई, एक्सटर्नल ईएमएफ या वोल्टेज या फिर करंट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस, एल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है क्या, डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। उसके बाद सी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्यू बाई सी, और आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो आर इंटू आई। आई क्या है, करंट है, और क्यू क्या है, वो हमारे पास है चार्ज, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ये सारा चीज़ जो है वो कंसीडर कर लिया। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, क्यू बाई सी, एल डी आई बाई डी टी, और ये हमारे पास आर आई और आई करंट है। और बाहर से जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या फिर एक्सटर्नल ईएमएफ, करंट, वोल्टेज जो भी कहिए, वो है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन पी टी। ई नॉट साइन पी टी हम लोगों ने बाहर से जो भी एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रहा है वो है, ठीक है। तो इसके तो किरचॉफ्स लॉ अगर लगाएं, तो किरचॉफ्स लॉ अगर इस सर्किट में लगाया जाए तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले जो डैम्प्ड वाला केस था उसमें क्या किया था कि ये जो इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये क्या था, जीरो था। जीरो के बराबर हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा था, और यहाँ पे जीरो नहीं होके क्या है, इसका एक्सटर्नल ईएमएफ जो भी प्रोवाइड किया रहा है इसके बराबर होगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इसका सम होगा, इन तीनों का जो सम होगा, वो सम जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया गया, ये एल के अक्रॉस, ये आर के अक्रॉस और ये सी के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्या कर दिया, सम कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, और वो बराबर है किसके, जो एक्सटर्नली ईएमएफ प्रोवाइड किया जा रहा है उसके, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया एल से, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो एल से डिवाइड करेंगे तो इस साइड तो जीरो था, पहले कुछ नहीं आ रहा था, तो इस साइड जीरो रह रहा था। अब क्या है हमारे पास, तो टर्म आ गया है, तो ये जो ई नॉट है यहाँ पे एल से डिवाइड हो जाएगा, तो ई नॉट बाई एल साइन पी टी, और ये जैसा था डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में ये वैसा ही है। और ये जो इक्वेशन हम लोगों को निकल के आता है, ये इक्वेशन हमारे पास सिमिलर है किसके जैसे, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आता है उसके जैसे सिमिलर है। तो उस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, Q के जगह पे X मान लीजिए, उसमें जो था वो X था, तो उसके जगह पे यहाँ पे Q है। उसमें जो डैम्पिंग वाला केस था, जो 2B लिखा हुआ था डैम्पिंग वाला टर्म, उसके जगह पे यहाँ पे R बाई एल है।
और 1/LC जो है वो वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के जगह पे था। तो इन सारा चीज़ को अगर हम लोग पुट करें तो हमको वही इक्वेशन मिलेगा जो फोर्स ऑसिलेशन के केस में इक्वेशन था। तो सॉल्यूशन भी उसी के जैसा होगा। तो फोर्स ऑसिलेशन के केस में सॉल्यूशन हम लोगों ने दो चीज़ को मान के किया था, एक कंप्लीमेंट और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम लोग जो है वो स्टेडी स्टेट का सॉल्यूशन अगर सेम मान ले, स्टेडी स्टेट का सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन के इसका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मान ले, तो जो भी सॉल्यूशन उसके लिए आया था एक्स के लिए, वही सॉल्यूशन हम लोग क्यू के लिए लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे F0/m यानी स्मॉल f0 था, तो E0/L आ चुका है। यहाँ पे ये है किसके जगह पे, ओमेगा के जगह पे, ओमेगा स्क्वायर के जगह पे, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था वहाँ पे, और वहाँ पे था ये जो है 4p² b²। तो b के जगह पे यानी कि 2b के जगह पे यहाँ पे r/l है, तो b के जगह पे क्या हो जाएगा, b के जगह पे हो जाएगा r/2l। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, वहाँ यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं किया गया है। 4 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तीनों चीज़ जो है वो स्क्वायर में बचेगा। तो तीनों चीज़ का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, होल स्क्वायर रख सकते हैं, और बाकी जैसा टर्म था वैसा ही है। और ये sin pt-5 जो चलता आ रहा है सॉल्यूशन के हिसाब से वही है। अब देखिए हमारे पास ये है चार्ज, ये हमारे पास है चार्ज। अब हम लोगों को अगर करंट चाहिए तो चार्ज को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, मिल जाएगा हम लोगों को करंट। झटका नहीं लगेगा, हम लोगों को करंट मिलेगा, करंट का इक्वेशन मिलेगा। उसी तरह हम लोग करंट का इक्वेशन जो सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको अगर हम लोग I मान ले, तो I बराबर हम लोग लिख सकते हैं I0 sin pt-5, जहाँ पे I0 जो है वो ये इम्पीडेंस वाला है, सॉरी एम्पलीट्यूड वाला वैल्यू है, इसके जगह पे I है। ठीक है, इसके जगह पे क्या है, I0 है। ये जो वैल्यू है वो I0 के बराबर है, यानी कि ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोगों ने इतना मान लिया, और I0 का वैल्यू जो है वो I0 का वैल्यू इतना मान लिया गया है। ठीक है, I0 का वैल्यू इतना जो है वो इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इसको पुट करें तो I बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो हमारे पास इतना आ चुका है। फाई का वैल्यू जो था वो जैसे था वैसे हम लोगों ने लिख दिया है। फाई का वैल्यू जो अगर आप लोग जो है वो फेज़ निकालिएगा, फेज़ निकाल के देखिएगा, तो वही हमारे पास जो इक्वेशन था उसके केस में, फोर्स ऑसिलेशन के केस में, उसी इक्वेशन में जो है वो टर्म रिप्लेस किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो जो भी टर्म है उसके हिसाब से हम लोग जो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे d के जगह पे q, फिर dx के जगह पे dx/dt के जगह पे dq/dt, m के जगह पे l, 2b के जगह पे r/l, फिर ओमेगा स्क्वायर के जगह पे 1/LC, फिर यहाँ पे f0/m के जगह पे E0/L। यही सारा चीज़ जो है वो पुट किया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया जा रहा है, वही इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें हम लोगों के पास ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास करंट आया है, ये करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे क्या क्या चीज़ पे, यहाँ पे इस पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो I0 का वैल्यू ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रहा है इसके फैक्टर के रूप में। ठीक है, इस फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है I0 का वैल्यू। एम्पलीट्यूड यानी करंट मैक्सिमम होगा या फिर कम होगा, ज़्यादा होगा, कैसा होगा, लैग करेगा, लीड करेगा, ये सारा चीज़ जो है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये जो केस आया है, ठीक है, ये जो केस आया है, ये नीचे वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। ये जो पूरा जो टर्म है, ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट के साथ जो भी अंडर रूट के अंदर जो टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, और डिनोट करते हैं किससे, जेड से। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस और डिनोट करते हैं जेड से। और इसके अंदर ये वाला जो टर्म है PL-1/PC, जो ये वाला जो टर्म है, ये हमारे पास है रिएक्टेंस, ये हमारे पास है रिएक्टेंस। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस जो है वो दो टर्म से मिलके बना हुआ है। रिएक्टेंस जो है वो दो टर्म से मिलके बना हुआ है, PL और 1/PC। तो PL को हम लोग XL जो है वो लिखेंगे, मतलब कि रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस, और 1/PC को XC लिखेंगे, 1/PC को XC लिखेंगे, यानी रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस। वही सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, वही सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, और वही चीज़ उसी के हिसाब से हम लोगों ने रिएक्टेंस, एम्पीडेंस, और जो है वो रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटेंस, और ये हमारे पास ये जो रिएक्टेंस का वैल्यू है इतना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हम लोगों को इम्पीडेंस मिल चुका है, और इसके जगह पे अगर हम लोग x लिख दें, इसके जगह पे हम लोग x लिख दें, क्योंकि ये पूरा क्या है, रिएक्टेंस है, और रिएक्टेंस को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, रिएक्टेंस को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके जगह पर अगर पूरा x लिख दें तो ये हो जाएगा इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस यहाँ पे रिएक्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो जाएगा जेड का वैल्यू, यानी इम्पीडेंस का वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इम्पीडेंस का वैल्यू हम लोगों ने इतना तक लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है वो करंट या करंट लीड करेगा या लैग करेगा, या फिर ईएमएफ जो है वो लीड करेगा या लैग करेगा, वो डिपेंड करता है हमारे पास इस वैल्यू पे, एक्सएल पे और एक्सी पे। एक्सएल और एक्सी पे डिपेंड करेगा। एक्सएल एक्सी ज़्यादा है होगा, कम होगा, तब जो है वो करंट ज़्यादा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कैसा क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है वो कैसे हम लोगों के पास डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू, इसके वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। इसका वैल्यू जब कम होगा या फिर इसका वैल्यू जब ज़्यादा होगा, तब कैसा क्या जो है रिजल्ट निकल के आता है, करंट लीक करता है, लैग करता है, ये सारा चीज़ जो है वो अब देखते हैं। तो मान लीजिए जो पहला केस है, पहला केस क्या है, जब P का वैल्यू ऐसा कुछ हो जब कि XL जो है वो XC से कम है, एक्सएल जो है वो एक्सी से कम है। तो एक्सएल एक्सी से कम होने का मतलब, यहाँ पे देखिए एक्सएल एक्सी से कम होने का मतलब बचे एक्सी ज़्यादा हुआ, एक्सी ज़्यादा हुआ तो ये एक्सी टर्म सिर्फ बचेगा, यहाँ पे एक्सी वाला टर्म बचेगा सिर्फ यहाँ पे। तो जेड जो है वो एक्सी 1/PC यानी एक्सी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, 1/PC को एक्सी माना हुआ है, हम लोगों ने लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सएल ये हो गया एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, यानी कि यहाँ पे एक्सएल जो है वो एक्सएल या फिर पीएल कहिए, तो एक्सएल जो है यहाँ पे क्या है, लो है, एक्सएल लो है, तो बचेगा सिर्फ ये वाला, बचेगा सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखें इम्पीडेंस एम्पलीट्यूड को, तो आई नॉट बराबर क्या था, ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड। ठीक है, ई नॉट बाई जेड हम लोग लिख सकते हैं। तो ई नॉट बाई जेड लिखेंगे, और जेड क्या हो चुका है, जेड के जगह पे क्या आ चुका है, 1/PC। तो जेड के जगह पे 1/PC लिखेंगे, तो ये PC क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, PC क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ई नॉट PC हो जाएगा एम्पलीट्यूड बराबर। ठीक है, एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा ई नॉट PC, और इसका मतलब जो है वो ये इस जेड जो है वो इसके बराबर होने का मतलब, जेड जो है वो इसके बराबर होने का मतलब हुआ, जो हमारे पास फेज है, जो हमारे पास फेज है वो निगेटिव होगा, फेज होगा निगेटिव, और होगा कितना, π/2। ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है वो π/2 कैसे हो रहा है, या फिर फाई जो है वो 0 क्यों हो रहा है, π/2 क्यों हो रहा है, माइनस π/2 क्यों हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है वो फेज ऑफ द वेलोसिटी वाला वीडियो या फिर वेलोसिटी रेजोनेंस वाला वीडियो जो होगा या फिर नोट होगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको डिटेल में बता दिया गया था फेज ऑफ द वेलोसिटी के केस में सारा चीज़ जो है वो 10 फाई का जो भी वैल्यू था उसको हम लोगों ने पुट करके सारा चीज़ जो है वो डिटेल में देख लिया था कि फाई का वैल्यू निगेटिव कैसे आ रहा है, फाई का वैल्यू 0 कैसे आ रहा है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। तो फेज निगेटिव आने का मतलब, जो है वो करंट क्या करेगा, नेगेटिव आने का मतलब, फेज डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होने का मतलब है लैग करेगा बिहाइंड, कितना लैग करेगा, π/2 से, कितना वैल्यू से लैग करेगा, π/2 से लैग करेगा बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, तो पहला केस हो गया जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी से कम है, एक्सएल का वैल्यू एक्सी से कम है। अब क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर कर देते हैं। अगर हम लोग दोनों का वैल्यू बराबर कर देते हो तो क्या होता है, देखिए दूसरा केस में दोनों का वैल्यू बराबर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर कर देंगे तो जो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ तो बचेगा क्या हमारे पास, Z=R बचेगा, Z=R बचेगा, और Z=R मतलब आई नॉट इज क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई आर। तो आई नॉट यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा सीधा सीधा किस पे, आर पे, यानी आर कम होगा तो आई नॉट का वैल्यू बढ़ेगा, आर ज़्यादा होगा तो आई नॉट का वैल्यू कम होगा। सिंपल है, वही चीज़ यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा 0 तो Z=R हो गया, Z=R हो गया तो हमारे पास आई नॉट यानी एम्पलीट्यूड जो है वो इतना आ चुका है। और अगर आर को 0 कर दें, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को 0 कर दें, रेजिस्टेंस रहे ही ना, तो आई नॉट यानी एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टच करेगा, इन्फिनिटी को टच करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा जो केस है वो कब होता था, ऐसा केस होता था जब ऐसा केस जो होता था वो रेजोनेंस का केस होता था। और रेजोनेंस का केस क्या था, जब बाहर से जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने जो बाहर से फोर्स लगाया गया उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर हो जाता था, तब हम लोग रेजोनेंस का केस जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है,
तो वो सारा चीज़ जो है वो उसको जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा, तभी जाके आपको ये सारा चीज़ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो 5 यहाँ 10 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो 5 0 हो जाएगा हमारे पास। 5 0 होने का मतलब हुआ यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो फेज डिफरेंस नहीं होने का मतलब है दोनों क्या है, फेज में है, दोनों क्या है, फेज में है। तो द करेंट इज इन द फेज विद द अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ का ही के साथ ही क्या है, करंट है, ठीक है, उसी के साथ चल रहा है। ये केस है रेजोनेंस का, हम लोगों ने कह दिया है। तो जब क्या होता है, ओमेगा और पी जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ओमेगा बराबर जो भी हमारे पास निकला हुआ है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पी बाई क्या है, 2 ट्वाइस पाई। तो यहाँ पे पी के जगह पे ओमेगा लिख दीजिए और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो ये हमारे पास जो है वो जो भी निकल के आएगा वो आप यहाँ पे आराम से वैल्यू लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जो सर्किट है हमारे पास, सीरीज वाला जो सर्किट, सीरीज में जो हम लोगों ने कनेक्ट किया है एलसीआर को, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो इस सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। इसका एक और आता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। तो ये हो चुका है 2 केस। पहला केस में हम लोगों ने क्या किया, एक्सएल का वैल्यू जो है वो कम था एक्सी से, और दूसरे केस में एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर था। अब हम लोग देखेंगे एक्सएल का वैल्यू जब एक्सी से ज़्यादा होता है तब क्या होता है। तो एक्सएल का वैल्यू जब एक्सी से ज़्यादा होगा, एक्सएल का वैल्यू जब एक्सी से ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू हम लोग जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप सॉल्यूशन कीजिए, ये वैल्यू जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये, तो जेड बराबर हमारे पास हो जाएगा ये जो रिएक्टेंस है ड्यू टू इंडक्टेंस, सिर्फ यही बचेगा, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस ही बचेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर हट गया तो सर्किट में है क्या, सर्किट में है हमारे पास RLC। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसको अगर कम कर रहे हैं मतलब ये हट रहा है ये, तो इसको ये जब हट ही गया तो बचेगा क्या, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास 10 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 5 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 5 जो है वो पाई बाई टू यानी कि पॉजिटिव π/2 है। तो 5 मतलब फेज डिफरेंस है पॉजिटिव, फेज डिफरेंस है हमारे पास पॉजिटिव, तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा कितना वैल्यू से, π/2 से। फेज डिफरेंस अगर निगेटिव है तो करंट क्या होगा, लैग करेगा, ठीक है। और फेज डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस नहीं है, तो दोनों क्या रहेगा, फेज में रहेगा, इन फेज रहेगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, करंट लीड करेगा, ठीक है। अप्लाइड ईएमएफ लीड करेगा करंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, और इसको जो है ग्राफ में भी प्लॉट कर दिया गया, जैसा कि हम लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ा हुआ था। आर का वैल्यू के साथ साथ ये जो हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिसाइड होता है, आर का वैल्यू जो है वो कम होता है, शार्पनेस का जो है वो रेजोनेंस जो है वो उतना ही शार्प होता है, यानी कि डैम्पिंग या डैम्पिंग एक तरह से रेजिस्टेंस को जो है वो डैम्पिंग की तरह से जो है वो ट्रीट कीजिए अगर, तो जैसा उसमें होता था डैम्पिंग घट रहा था, तो रेजोनेंस का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा था, शार्प हो रहा था, ठीक है। तो सेम वैसा ही हम लोगों ने LCR सर्किट देख लिया है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वो कोई नोट में यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक दिखे तो आप जो है वो बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।